यह कहानी है जीवनपुर गांव की, जहां पर श्यामलाल नाम का एक सरपंच रहता था। श्यामलाल काफी लालची किस्म का व्यक्ति था। आओ भाई आओ विष्णु, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो भाई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? और ये रघु को क्यों उठा लाए भाई? अब इसने क्या कर दिया? सरपंच साहब, मैं इसे इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसने मेरी बकरी चुराई है और मुझे पता है मेरी बकरी इसी ने ही चुराई है और ये किसी का काम नहीं है। ये मान नहीं रहा, इसीलिए मैं आपके पास इसे लेकर आया हूँ। देखिए सरपंच साहब, ये सीधी तरह नहीं मानेगा मुझे पता है, लेकिन अगर ये नहीं माना तो मुझे इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ेगा। और फिर भी मैंने एक बार सोचा कि मुझे इसे पहले आपके पास लेकर जाना चाहिए। भाई ऐसे कैसे मैं मान लूं? जब मैंने इसकी बकरी चुराई ही नहीं तो फिर कैसे मान लूं? ये तो सरपंच साहब बेवजह ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है और आपको तो पता ही है कि चोरी कारी का काम मैंने कब का छोड़ रखा है। अरे भाई रघु, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत तो है या नहीं कि तुम्हारी बकरी रघु ने ही चुराई है? देखो, अगर तुम्हारे पास सबूत होगा तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बिना सबूत के तो भाई थानेदार भी कुछ नहीं करेगा, हैं? देखिए सरपंच साहब, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे रवि ने बताया था कि रघु सुबह से हमारे घर के 4-5 चक्कर लगा चुका था, इसीलिए मुझे शक हुआ। पर जैसे ही मैं घर से बाहर निकला और शाम को आते वक्त मेरी वहां पर बकरी थी ही नहीं, तो मुझे शक हुआ कि हो ना हो ये बकरी चुराने वाला रघु ही है। और सरपंच साहब, आपको भी तो पता ही है, गांव में जितनी भी चोरियां होती हैं सब में इसी का ही हाथ होता है, और इसीलिए मुझे ये पक्का पता है कि मेरी बकरी इसी ने ही चुराई है। अरे भाई ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारी बकरी किसने चुराई है। ठीक है, तुम जाओ, अपने घर जाओ। और हाँ गोपाल, आते वक्त शाम को 4 किलो दूध मेरे घर पर दे जाना भाई। तुम्हारी भाभी बोल रही थी कि आज शाम को खीर खानी है। ठीक है? ठीक है सरपंच साहब, जैसा आप कहें, मैं शाम को आते वक्त 4 किलो दूध ले आऊंगा। अरे भैया, आप आ गए? क्या हुआ, कुछ बताया उस रघु के बच्चे ने? नहीं रवि, वो रघु का बच्चा तो मान ही नहीं रहा, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो सरपंच उसी की साइड क्यों ले रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। और उल्टा उस सरपंच ने मुझे बोला कि 4 किलो दूध मेरे घर पर पहुंचा दे। सरपंच को तो लोगों की सेवा करनी चाहिए, उल्टा ये तो हमसे सेवा करवा रहा है। कैसा सरपंच है ये? भैया, मैंने आपको पहले ही बोला था, जो सरपंच अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर सकता वो भला हमारे लिए क्या करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, ना कि उस सरपंच के पास। देखो रवि, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है ना, तो भला हम पुलिस के पास कैसे जा सकते हैं? और अगर वैसे भी उस सरपंच को पता चल गया ना कि हम पुलिस स्टेशन गए हैं, तो उल्टा हमसे दुश्मनी ले लेगा। भैया, आप डर क्यों रहे हैं? मैं भी आपके साथ हूं ना। अगर हम ऐसा डर के रहेंगे तो भला इस गांव में कैसे रह पाएंगे? हमें पुलिस के पास जाना ही होगा, नहीं तो उस रघु के बच्चे को सजा कौन देगा? रवि की बात मानकर गोपाल पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे क्यों भाई रघु, कितने की बेची बकरी? मुझसे भाई सच सच बताना, वरना तुम्हें पता ही है मेरा। अरे सरपंच साहब, क्यों गुस्से हो रहे हो? पूरे 5,000 की बिकी है बकरी। और 1 मिनट रुकिए, अभी आपको ताजे ताजे और हरे हरे नोट देता हूँ। अच्छा भाई, ला भाई ला, जल्दी कर जल्दी, नोट निकालने में बड़ा वक्त लगाता है तू। अरे भाई लीजिए लीजिए, ये लीजिए आपका हिस्सा, पूरे 2,000 हैं, गिन लीजिए। थानेदार साहब, हमने एक कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है रघु के खिलाफ। उसने हमारी बकरी चोरी की है। अच्छा, कहाँ पर बकरी चोरी हुई और रघु को चोरी करते हुए किसने देखा?
कोई गवाह है तुम्हारे पास? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास कोई सबूत या गवाह नहीं है, लेकिन अगर आप हमारी कंप्लेंट रजिस्टर करोगे तो जांच पड़ताल करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि हमारी बकरी किसने चोरी की है। कृपया हमारी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? बिना गवाह और सबूत के भला ऐसे कैसे मैं किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिख लूं भाई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ही मना करेंगे और ऐसा करेंगे और हम गरीब गांव वाले भला और कहां जाएंगे? हम गांव वालों की मदद करना आपका फर्ज और ड्यूटी दोनों ही है इंस्पेक्टर साहब। ए बच्चे, सुन मेरी बात। अगर ज्यादा बोलोगे ना तो सीधा अंदर डाल दूंगा, ठीक है? मेरा दिमाग मत खराब करो और जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर रवि की बात नहीं सुनता, उल्टा रवि को बुरा भला बोलता है। दोनों भाई परेशान होकर घर वापस आ जाते हैं। अरे क्या सरपंच साहब, अब आपके लोग हमारे थाने में भी आने लगे हैं। अरे वो भी आपके खिलाफ, जानते हैं? और गोपाल और उसका भाई आज दोनों कंप्लेन लिखवाने आए थे रघु के खिलाफ, लेकिन मैंने उन दोनों को किसी न किसी तरीके से भगा दिया है। अच्छा तो ये बात है, वो अभी थाना में भी पहुंच गया। कोई बात नहीं, उसका छोटा भाई बहुत तेज है, शहर से थोड़ा पढ़ लिख कर क्या आ गया, खुद को बहुत समझदार समझने लगा। कोई बात नहीं, दोनों भाइयों का कुछ करता हूं मैं। अरे वो सब छोड़िए, ये लीजिए आपकी सेवा। अरे भाई आपका भी ख्याल रखना पड़ता है। तभी रवि अचानक घर से आते वक्त इंस्पेक्टर को सरपंच के घर से निकलते हुए देख लेता है। भैया, आज मैंने उस थानेदार को सरपंच के घर से होकर निकलते हुए देखा। मुझे पक्का शक था कि ये दोनों मिले हुए हैं, तभी इन दोनों ने हमें उस रघु के खिलाफ कंप्लेंट करने से रोक दिया। अब मुझे इन दोनों का कुछ करना होगा। रवि, हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। सरपंच के पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। और रही बात उस पुलिस वाले की, उसके पास वर्दी की पावर है, वो भी कुछ भी कर सकता है। मेरे भाई, ये सब छोड़ दे। नहीं भैया, चुप रहकर कुछ नहीं होने वाला। मैंने फैसला कर लिया है, इस बार सरपंची के चुनाव पर मैं खड़ा होऊंगा और गांव वालों को इस सरपंच की हकीकत और सच्चाई बतानी होगी, तभी गांव वाले मेरी साइड पर खड़े होंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रवि। अगर तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा सरपंच गांव को मिलेगा तो गांव की नुहार ही बदल जाएगी। लेकिन क्या गांव वाले मानेंगे इस बात को? क्यों नहीं भैया, गांव वाले मानेंगे। जब उन्हें सरपंच की सच्चाई पता लगेगी ना, तो वो अपने आप मानेंगे। अगले दिन रवि गांव वालों को सरपंच की सच्चाई बताकर उन्हें समझाने में लग जाता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रवि बेटा, लेकिन तुम्हें पता है ना, वो सरपंच सरपंची के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके पास बहुत पैसा है बेटा। बात पैसे की नहीं है चाचा, विश्वास की है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं अपने आप जीत जाऊंगा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम ध्यान रखना बस अपना। आइए थानेदार साहब, आइए। आज क्या खबर लेकर आए हैं? अरे सरपंच साहब, खबर नहीं खबरदार करने आए हैं आपको। आपको पता है, वो रवि अपने गांव वालों को अपनी तरफ कर रहा है। वो सरपंची की चुनाव पर इस बार खड़ा होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अजी क्या फर्क पड़ता है हमें? जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कोई नहीं हरा सकता। बच्चा है भाई, खेलने दीजिए उसे। बस आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, फिर देखिएगा। सरपंच इंस्पेक्टर को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। और कुछ ही दिनों में गांव में चुनाव के चर्चे बढ़ने लगे।
अगली सुबह जब रवि गांव वालों को अपना भाषण दे रहा था, तभी अचानक वहां पर वो इंस्पेक्टर आ जाता है। यहाँ सच्चाई का भाषण दे रहे हो हैं और वहाँ गांव में दूध में पानी मिलाकर बेचते हो हैं। चल, तुझे थाने जाकर ठीक करता हूँ। हवलदार, पकड़ो इसको, ले चलो इसे। इंस्पेक्टर गोपाल को जेल में बंद कर देता है। रवि इंस्पेक्टर को बताता है कि उसका भाई बेकसूर है, लेकिन वो इंस्पेक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। भैया, आप घबराइएगा मत, मैं आपको जल्दी छुड़ा लूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मुझ पर विश्वास कीजिएगा। रवि, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, हम इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सरपंच के पास बहुत पैसा है मेरे भाई। अब क्या होगा? भैया, मैं हार नहीं मानूंगा, बस आप विश्वास कीजिएगा। अगली सुबह जब रवि उदास होकर घर की ओर जा रहा होता है, तो अचानक एक औरत रास्ते में जाते वक्त एक गाड़ी के नीचे आ जाती है। उसे काफी चोट लग जाती है और रवि जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी को? कहाँ है वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर उन्हें वक्त पर ना लेकर आते तो शायद वो ना बच पाती। एक लड़का था जो उन्हें लेकर आया है और उसने उन्हें खून भी दिया है, जिसकी वजह से आज आपकी पत्नी जिंदा है। सीमा, तुम्हें क्या हुआ था? मैं तो डर ही गया था। क्या तुम ठीक हो ना अभी? सीमा इंस्पेक्टर को सब बताती है। डॉक्टर साहब, आपने मेरी पत्नी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ये आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमने तो अपना काम किया है। अगर आपने धन्यवाद करना है तो उस लड़के का कीजिए जिसने आपकी पत्नी को टाइम पर यहाँ पर लेकर आया और उसे इमरजेंसी में खून भी दिया। ये रहा वो लड़का, ये देखिए। ये तो रवि है डॉक्टर साहब, मैं तो इसे जानता हूँ। रवि, आज तुमने मेरी पत्नी की जान बचाकर मुझ पर एक ऐसा एहसान कर दिया जिसे मैं कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। मैंने तुम दोनों भाइयों के साथ ऐसा किया, लेकिन तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी सच्चाई ने आज मेरी आंखें खोल दी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम सरपंच की परवाह बिल्कुल मत करना, उसे मैं देख लूंगा, ठीक है? इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वह गांव वालों के सामने उस सरपंच की सच्चाई बताएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे दिन इंस्पेक्टर रवि और गोपाल दोनों को साथ लेकर गोपाल से भी माफी मांगता है। गांव वालों के सामने सरपंच की सच्चाई बताता है और गांव वालों को रवि को सरपंच चुनने के लिए बोलता है। सरपंच को इस बात का पता चलते ही वह बहुत गुस्से में आ जाता है। देखो, सुनो मेरी बात। जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। बिना काम किए वापस आए तो देख लेना। रास्ते में जो कोई भी आए उसे हटा देना, बाकी मैं सब देख लूंगा। जब वह गुंडे रवि और गोपाल को मारने जा रहे थे, तो अचानक वहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। और इस तरह रवि गांव वालों की मदद से सरपंच बन जाता है। अरे घबराइए मत सरपंच साहब, हम आपको गिरफ्तार नहीं करने आए।
बल्कि रवि आपसे मिलने आया है। देखिए सरपंच साहब, लड़ाई जैसी भी हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और रवि की सच्चाई की वजह से मुझे भी पता चल गया कि मैं भी कितना गलत था। और ये बात आप भी जितनी जल्दी समझ जाएं तो वो अच्छा होगा आपके लिए। रवि चाहता तो आपके खिलाफ कंप्लेंट लिख सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। सरपंच साहब, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि बड़ों से हमेशा आशीर्वाद ही लेना चाहिए। मुझे मेरे भैया ने यही सिखाया है कि बड़ों से हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, ना कि उनसे लड़ना चाहिए। रवि बेटा, मुझे माफ़ कर देना। पैसे के रोब और लालच ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने तुम दोनों भाइयों के साथ ऐसा किया और बदले में तुम दोनों ने मुझे इतना सम्मान दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रवि। सरपंच को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रवि से माफी मांगकर उसको उसके भविष्य की शुभकामनाएं देता है।